Good morning, everyone. My name is Anamika, and today I am going to teach you the very important topic of class 12th Principles of Management, जो कि एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे इसमें से कोई MCQ पूछा जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में आए या फिर इसे डिफ़ाइन करने के लिए आए, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हेनरी फ्योल ने डिफ़ाइन किया है। हेनरी फ्योल अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस। हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के। हैज़ डिफाइंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया अपनी बुक में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की। While presenting the principles of management, Fayol has kept two things in mind. जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दो बातें अपने ध्यान में रखी थी। फर्स्टली, द लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड नॉट सो बी लॉन्ग बट शुड बी सजेस्टिव। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की लिस्ट होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी बट सजेस्टिव होगी। And only those principles should be explained which become applicable in most of the situation। और उन्होंने वही प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो सके। सेकेंडली, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लैक्सीबल एंड नॉट सो रिगिड सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन दैम इन केस ऑफ नीड। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लैक्सीबल हों, ना कि ज़्यादा कठोर हों जिनमें चेंजेस ईजिली ना किए जा सकें। वो फ्लैक्सिबल हो ताकि उनमें चेंजेस हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकें। तो ये हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1925 में। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं फ़ोटो के कि 14 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए हैं वो लिखे हुए हैं सारे। मैं आपको इन्हें ईजी वे में याद करना बताऊंगी कि इन्हें आप ईजी वे में कैसे याद रख सकते हैं। इसमें बेटा पूछता है अपने डैड से, डैड यू सी USSR, तो बेटा कहता है OIC। ठीक है। डी से डिवीज़न ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एस से सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आर से रिम्यूनरेशन, ओ से ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, एस से स्कॉलरशिप, ई से इक्विटी एंड इक्वलिटी और ई से स्पिरिट द कप्स। जैसे मैंने इन्हें याद रखा है, आप भी इन्हें हमेशा ही याद रखोगे, भूलोगी भी नहीं। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते इन 14 प्रिंसिपल्स को। तो ये फर्स्ट है हमारा यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क ऑफ शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स and each individual should be assigned one part of the work according to his ability and taste repeatedly so that the benefit of specialization may be achieved। आप जो पूरा काम है आप उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, उसमें कई सारी चीज़ें बन रही होती हैं। आपने सॉस का एग्जांपल लीजिए। एक जगह पे सॉस बन रही होगी, एक जगह पे उसके पैकेट्स बन रहे होंगे। ठीक है। और एक जगह पे रॉ मटेरियल उसका ख़रीदा जा रहा होगा, कहीं पे वॉशिंग हो रही होगी टमाटोज़ की, कहीं पे कुछ हो रहा होगा, कहीं पे उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई सा डिपार्टमेंट हो गया। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, है ना, और डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। तो एक बंदा तो सब कुछ हैंडल कर नहीं सकता, उसके लिए हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग बंदा चाहिए, है ना। टॉप लेवल मिडिल लेवल का काम नहीं करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल का काम नहीं कर सकता। जो उसके पास एबिलिटी है वो उसके पास टॉप लेवल के पास एबिलिटी नहीं है ना। तो जो जिसके पास एबिलिटी है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम देना ताकि उस काम को अच्छे से कर सके। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, साइंस टीचर को अगर आप SST पढ़ाने को बोल दोगे तो SST में
एसएसटी आपको इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा जितने अच्छे से आपको एक एसएसटी का टीचर पढ़ा सकता है। तो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, वही होता है। तो जिसका काम है उसी को दो, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग दो, जो जिसमें स्पेशलाइज हो उसको दो, ताकि वो काम अच्छे से कर सकें। सेकंड आपका आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। जो हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक से दूसरे को जाती रहती है। जैसे आपके पेरेंट्स में दादाजी ने आपके पापा को पदवी दी, पापा आपके जो है आपको पदवी देंगे, तो ये क्या है, आप वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, सारे काम जो मालिक है वो खुद नहीं करता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटी बांट देता है। इट मीन्स to that when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the result। तो जो काम जिसको दिया गया है वही उसके रिज़ल्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसी को अगर उसे वो अच्छा कर देगा तो उसे अच्छा बोला जाएगा, बुरा करेगा तो बुरा भी उसे ही सुनना पड़ेगा। दिस कैन पॉसिबल ओनली वैन ही इज़ गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तभी हो सकता है जब उसे पूरी की पूरी अथॉरिटी दी जाए, तभी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट शुड बी ऑबिड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं होते फॉलो करना, वो उसे सुपीरियर को भी इक्वली फॉलो करने पड़ेंगे। वो सभी के लिए, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते इक्वली, विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए, सक्सेसफुली वर्किंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होगा वो एक बार में सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा एट अ टाइम, एक समय पर। एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। और वो एम्प्लॉय उसी को आंसरेबल होगा, वो उसी के पास जाके आंसरेबल करेगा, ना कि वो चार लोग ऑर्डर देंगे तो 4 लोगों के पास जाके अपने आप को आंसरेबल होगा। नहीं, एक समय पे एक ही उसे ऑर्डर दे और उसका ही काम वो करे, तो ही वो सक्सेसफुली वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Unity of direction means that there should be one head and one plan for a group of activities having same objective। मतलब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए एक ग्रुप का, जिनका क्या हो, सारा सबका सेम ऑब्जेक्टिव हो, उसे कंप्लीट करने के बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव उनके पास सेट हो एक ग्रुप के पास, वही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee। जो इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा प्रायोरिटी लेगा किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी में एक वो हूँ रॉ मटेरियल, मेरे को रॉ मटेरियल परचेज़ करने, मतलब मार्केटिंग का काम करती, तो मेरे को रॉ मटेरियल वहाँ से परचेज़ करना है। तो मेरा बेटा भी वही काम करता है, तो मैंने उसके पास से वो सामान ख़रीद लिया। अब उसने वो ज़्यादा पैसों में मुझे सामान दिया, तो वो उससे क्या हो गया, मेरी कंपनी का लॉस हुआ, लेकिन मेरा पर्सनल प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ना कि मेरे को अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं देखना है, वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट देखना है। तो क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देखे, वहाँ पे क्या एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाए, है ना। तो यही है, और आगे हम जो बचे हुए हैं 8 प्रिंसिपल्स, उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नमस्ते, बाय बाय।